परिवर्तन क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक से रिलेटेड फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मापन से रिलेटेड जितना भी होता है। क्या क्या पढ़ना है चलिए बता देते हैं। पहले इसको मापन क्या होता है, मात्रक, आंकिक मान पढ़ेंगे, फिर भौतिक राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, दोनों में अंतर तुलना करके। फिर मूल राशियों में कौन कौन है, 7 मूल राशियां आप लोगों को पता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और विद्युत धारा, जो तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, तो ये सभी क्या है, मूल राशियां हैं। तो इन मूल राशियों के मात्रक क्या होते हैं और इन सभी मात्रकों को परिभाषित करेंगे हम लोग। परिभाषित क्यों करेंगे, क्योंकि परिभाषा इसमें कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें इसी परिभाषा में से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कंपटीशन में। तो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप देंगे तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और इतना चीज़ ये जानने के बाद फिर हम पढ़ेंगे ये मूल मात्रकों की ये पद्धतियाँ जो होती हैं, मात्रक को मापने की जो पद्धतियाँ होती हैं, जैसे CGS, MKS और FPS, इतना हमको इस वीडियो में पढ़ना है। और अभी आपको जितनी बातों का हमने अभी जिक्र किया है, ये सारी चीज़ें अभी आपको यहीं याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये मापन क्या होता है, मापन ये जान लीजिए कि मापने की एक प्रक्रिया है, यानी नापने की। कोई भी चीज़ आप नापेंगे उसी की जो प्रक्रिया होती है उसी को मापन कहते हैं। अब आगे समझेंगे मापते हैं इसको कैसे हम लोग, मात्रक के रूप में। कैसे, मात्रक से, जैसे मान लीजिए लंबाई नापना है तो हम कहेंगे 5 मीटर, 10 मीटर, इतना ना, तो मीटर में नापेंगे, या किलोमीटर में नापेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी लंबाई है तो किलोमीटर में। तो ये किलोमीटर या मीटर, ये जो है ये क्या है, मात्रक है। ठीक, अभी परिभाषित कर रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए होते क्या हैं। जैसे द्रव्यमान को मापना है, तो किस, इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। तो इसको किलोग्राम में मापेंगे। ठीक, किलोग्राम में मापेंगे। तो अब ये किलोग्राम क्या होता है, ये भी मात्रक है। अब समझिए मात्रक की परिभाषा। मात्रक क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि के एक नियत परिमाण को मानक मान करके एक नाम दे दिया जाता है। जैसे समझिए किलोग्राम है, किलोग्राम का इतना बड़ा टुकड़ा है, उतनी मात्रा है, एक निश्चित मात्रा को हम मान लेते हैं, मानक मान करके हम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं कि ये 1 किलोग्राम है, और इतनी मात्रा है तो 1 किलोग्राम है। इसी का 5 गुना हो गया तो ये 5 किलोग्राम है। ठीक है, और किलोग्राम हो गया। इसी प्रकार से ग्राम उससे छोटी सी मात्रा होती है। तो ये सभी मात्राएं क्या है, मात्रक। अब मात्रक को समझिए, किसी भौतिक राशि की एक निश्चित परिमाण, मतलब निश्चित मात्रा को हम मानक मान लेते हैं कि इतना 1 किलोग्राम है, इतना 1 ग्राम है, इतना 1 मीटर है, इतना 1 लीटर है ना। ये इतना समय, जैसे समय का मात्रक जो है सेकंड होता है, इतना का समय अंतराल ये मानक मान लेते हैं कि इतना जो है 1 सेकंड है। ठीक, तो इसी प्रकार से क्या होगा, मात्रक क्या होता है, किसी भौतिक राशि के नियत परिमाण को मानक मानकर एक नाम दे दिया जाता है, इसी को मात्रक कहते हैं। ठीक, अब ये मात्रक जितनी बार सम्मिलित होता है उसे आंकिक मान कहते हैं। या कह लीजिए मात्रक का जो परिमाण होता है वो आंकिक मान होता है। ठीक, इन दोनों को अब एक साथ समझिए। जैसे मात्रक 1 किलोग्राम है, ग्राम भी तो एक मात्रक है, तो हम कहेंगे कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब बताइए यहाँ से किलोग्राम और ग्राम में, दोनों में कौन बड़ा मात्रक है, बताइए कौन बड़ा मात्रक, किलोग्राम या ग्राम। किलोग्राम बड़ा मात्रक है और ग्राम छोटा मात्रक है। और आंकिक मान को क्या लिया गया है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो ग्राम में 1000 से गुणा किया गया, ग्राम में कितने से गुणा किया गया, 1000 से। तो जो मात्रक छोटा होगा उसका आंकिक मान बड़ा हो जाएगा, और जो मात्रक छोटा होगा, जैसे किलोग्राम क्या है, बड़ा मात्रक है, तो उसमें 1 लगाए हैं, 1 किलोग्राम। और ग्राम जो है ये छोटा मात्रक है, आंकिक मान 1000 है। इसमें बात समझ में आई। तो मात्रक और आंकिक मान एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मात्रक और आंकिक मान हमको तो लग रहा है समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसके बाद भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जिनको मापने के लिए संख्या का प्रयोग करते हैं वो भौतिक राशियां होती हैं। वे राशियां जिनको मापने के लिए संख्या का उपयोग किया जाता है। जैसे समझिए भौतिक राशियां जैसे हैं लंबाई को मापने के लिए भी संख्या का उपयोग करेंगे ना। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अब कहेंगे कि मीटर है तो क्या मीटर है,
5 मीटर है, 10 मीटर है, ऐसे कहेंगे तब तो पता चलेगा कि ये जो है मूल राशि कितनी मात्रा में है ना। जैसे कहा जाए कि तुम्हारी लंबाई मीटर है, अब क्या मीटर है, इतनी मीटर है, इतना सेंटीमीटर है, इतना ना, तो इस प्रकार से कहना होगा। या कहा जाए किलोग्राम है या ग्राम है, तो बिना आंकिक मान लगाए ये पूरा सेंटेंस नहीं होता है ना, अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो इन राशियों, वे राशियां जिनको मापने के लिए संख्या का प्रयोग करना पड़ता है, वे होती हैं भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां जो है ये 2 प्रकार की होती हैं। अच्छा, थोड़ा सा भौतिक राशियों में जैसे के रूप में समझ लीजिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है, और साथ ही साथ वेग, बल, कार्य। तो वेग, बल, कार्य ये जो है व्युत्पन्न राशियां हैं, और ये लंबाई, द्रव्यमान, समय ये मूल राशियां हैं। अब समझिए मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां ये क्या होती हैं, इनको क्रम से हम लोग समझेंगे। तो चले सबसे पहले समझ लेते हैं मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जो स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, स्वतंत्र होती, किसी और पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां होती हैं। और मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, मूल राशियां और मूल मात्रक याद हो गया, क्या होता है बताइए एक बार। वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं वो मूल राशियां होती हैं, और मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, चलिए अब मूल राशियां कौन कौन सी हैं ये समझ लीजिए। पहले हो गई लंबाई का मात्रक मीटर, इसको यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरा द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम, और इसको केजी से प्रदर्शित करते हैं। अब फिर तीसरा हो गया समय, समय का मात्रक होता है सेकंड, और इसको यस से प्रदर्शित करते हैं। अगला है ताप, ताप का मात्रक केल्विन, के से प्रदर्शित करते हैं। फिर विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर। फिर ज्योति तीव्रता और कैंडिला, इसको प्रदर्शित करते हैं सी डी से। ठीक है, जो तीव्रता, इसके बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है MOL। तो इतनी मूल राशियां हो गई 7, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता। ठीक, और इसके बाद होती हैं कुछ पूरक राशियां। पूरक राशियां कौन कौन सी हैं? कोण और घन कोण। कोण का मात्रक रेडियन, RAD से प्रदर्शित करते हैं, और घन कोण जो होता है इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसको SR से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है क्या हो गए, 7 मूल राशियां और 7 मूल मात्रक हो गए, और दो हो गई हमारी पूरक राशियां और पूरक मात्रक। ठीक, तो इस प्रकार से ये मूल राशियां। अब समझेंगे व्युत्पन्न राशियां। तो जो मूल राशियों से मिलकर के बनी होती हैं वो व्युत्पन्न राशियां होती हैं। मूल राशियों से मिलकर जो राशियां बनती हैं वो होती हैं व्युत्पन्न राशियां, और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक, अब मूल राशियां जो भी थी, अब जैसे हम कहेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ऐसे समझ लीजिए चाल बराबर, यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ये आपका दूरी, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। अभी देखिए मूल राशि बन गई ना, समय का मात्रक सेकंड, ये भी मूल राशि है। तो इन 2 मूल राशियों से मिलकर के ये राशि बनी है, इसका मतलब चाल इसमें क्या है, व्युत्पन्न राशि है, और ये क्या है, मूल राशियां। और दूसरा ऐसे समझ लीजिए ये वाला आवेश, आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुणे क्या, समय, है ना। तो विद्युत धारा भी एक मूल राशि है और समय भी एक मूल राशि है, और ये इन दोनों से जो है मिलकर के क्या बनी है, ये आवेश बना है। तो इस आवेश को क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि। ठीक, मूल राशियों से मिलकर जो राशियां बनती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। तो इस व्युत्पन्न मात्रक को बताइए क्या होगा। विद्युत धारा मूल राशि है, इसका मात्रक अभी बताया क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और समय का मात्रक सेकंड। ठीक, तो एम्पियर इंटू सेकंड ये क्या हो गया, आवेश का मात्रक। तो आवेश ये हो गया व्युत्पन्न राशि, एम्पियर इंटू सेकंड क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक। अब इसके बाद हम समझेंगे क्रम से इन सब की परिभाषा एक एक करके। 1 मीटर क्या होता है, 1 किलोग्राम क्या होता है, और फिर सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, इन सब की परिभाषा हम लोग अब देखेंगे। ये देखिए लंबाई है ना, कितनी लंबाई 1 मीटर होती है। अभी हमने बताया मात्रक क्या होता है, निश्चित परिमाण को मानक मान करके ये नाम दे दिया जाता है कि इतनी लंबाई 1 मीटर है।
अब समझेंगे कितनी लंबाई 1 मीटर है। शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से ये नारंगी रंग के प्रकाश उत्सर्जित होता है। शुद्ध क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन मतलब क्रिप्टॉन 36 होता है ना, क्रिप्टॉन का जो है परमाणु भार 86 होना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा लिखते चलते हैं। 1 मीटर क्या होता है, देखिए शुद्ध क्रिप्टॉन 86 लेंगे। क्या लेंगे? शुद्ध क्रिप्टॉन 86। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 36 होता है और परमाणु भार 86। ठीक, तो शुद्ध क्रिप्टॉन 86 जो होता है ये प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो जब प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो इसमें जो नारंगी रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है, किस रंग का? नारंगी रंग का जो प्रकाश उत्सर्जित होता है उसकी तरंग दैर्ध्य, कौन चीज? तरंग दैर्ध्य। तो प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है ना, तो नारंगी रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य समझते हैं कि नहीं? विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये देखिए अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, श्रृंग और गर्त बनता है। तो दो समान कला में स्थित कणों के बीच की दूरी जो होती है उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी ऊपर ये श्रृंग और श्रृंग के बीच की दूरी जो होती है इसी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये क्या होती है? तरंग दैर्ध्य। तो जो नारंगी रंग का प्रकाश निकलता है उसकी तरंग दैर्ध्य जितनी भी है उसके तरंग दैर्ध्य का ये 16,50,763.73 गुना होता है। ठीक, 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर वह लंबाई है, 1 मीटर ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 मीटर वह लंबाई है जो शुद्ध क्रिप्टॉन 86 के उत्सर्जित नारंगी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का 16,50,763.73 गुना होता है। बात समझ में आई? अब चलिए, अब 1 मीटर हो गया। अब 1 मीटर के बाद हम अगला समझेंगे, मीटर के बाद किलोग्राम। देखिए 1 किलोग्राम कितना भार होता है, कितनी मात्रा में हम ले लेंगे कोई भी चीज वो 1 किलोग्राम होता है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए 1 किलोग्राम समझिए ऐसे कि कार्बन 12 लेंगे। हाँ, तो कार्बन 12 मतलब समस्थानिक है। कार्बन का समस्थानिक जो है कौन सा? ये कार्बन के समस्थानिक होते हैं ना 12, 13 और 14 ना, तो उसमें कौन सा लिया गया? कार्बन 12। तो कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 घाते 25 परमाणु, इतने परमाणु कार्बन 12 के लिए लिए जाएं तो इनका भार जितना आएगा, इतने परमाणु का भार जितना होगा वो होता है 1 किलोग्राम। बात समझ में आई? 1 किलोग्राम कैसे लिया गया कि कितनी मात्रा 1 किलोग्राम होती है? कितनी मात्रा होती है? कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 घाते 25 परमाणुओं का भार जितना होता है वो 1 किलोग्राम होता है। ठीक, चलिए अब 1 किलोग्राम के बाद समझेंगे हम 1 सेकेंड क्या होता है। क्या? 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड वो समयांतराल होगा। क्या? वह समयांतराल होगा। तो इसके लिए लिया जाता है सीजियम 133। क्या लिया जाएगा? सीजियम 133। अब ये सीजियम 133 जो है ये परमाणु क्या करते हैं? कंपन करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? कंपन करते हैं। तो जितने समय में ये सीजियम परमाणु कितनी बार, ध्यान से याद रखिए तभी याद होगा, 9 अरब ना, ये अरब में है ये गिनती, 9 अरब 19,26,007, ये कितना? 9, 1 मिनट थोड़ा सा लिख दें फिर बताएं। 31 तो 700, 9 अरब 26,31,770 बार कंपन करता है। इकाई दहाई ये ऐसे करेंगे। देखिए इकाई दहाई यहाँ तक सैकड़ा हो गया, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, है ना। ये देखिए ऐसे कामा करके लिखेंगे तो आसानी से पढ़ पाएंगे, है ना। तो ऐसे लिख लीजिए ऐसे। ठीक, तो कैसे होगा? यहाँ से 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 बार कंपन करता है। जितने समय में कौन? सीजियम 133 परमाणु जितने समयांतराल में 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 बार जितने समयांतराल में कंपन करता है, उसी समयांतराल को 1 सेकंड कहा जाता है। 1 सेकंड समझ में आया क्या है? 1 सेकंड वह समयांतराल है जिसमें सीजियम 133 ये
9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। जितने समय अंतराल में, वो होता है 1 सेकेंड। ठीक, चलिए अब 1 सेकेंड के बाद देखते हैं, सेकेंड के बाद एम्पियर। तो एम्पियर की परिभाषा कैसे निकालेंगे? देखिए, ये होता है ना, ये 2 समांतर तार हैं, ये मान लीजिए d मीटर दूरी पर अगर हैं, इसमें I1 धारा, इसमें I2 धारा प्रवाहित की जा रही है, तो इसके एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो होता है वो होता है μ0/2 पाई I1 I2 अपान d, ये होता है। या हम लोग जानते हैं μ0/2 पाई या μ0/4 पाई का मान हम लोग जानते हैं। μ0/4 पाई का मान कितना होता है? 10⁻⁷। ठीक है, तो ये दो है, तो यहाँ 2 लाने के लिए ऊपर 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। इधर 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये कट गया, कितना आया? μ0 कितना हुआ? 2 पाई, और ये कितना आया? 2 × 10⁻⁷। ठीक, तो ये μ0/2 पाई का मान कितना होगा? 2 × 10⁻⁷। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि I1 I2 को 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1, क्योंकि 1 एम्पियर परिभाषित करना है ना, तो 1 एम्पियर I1 I2 दोनों में धारा कितनी प्रवाहित कर रहे हैं? 1 एम्पियर। ध्यान समझिए, अभी तुरंत याद हो जाएगा। 1 एम्पियर, I1 I2 का मान कितना? 1 एम्पियर हो गया, और बीच की दूरी जो है उसको भी मान लेते हैं 1 मीटर। ठीक, और ये चालक तार की लंबाई, कितने लंबाई पर बल निकालेंगे? 1 मीटर लंबाई पर, ये F। ठीक, तो इतनी चीज़ें यदि हो जाएं तो क्या होगा? देखिए, L का मान 1, लंबाई कितनी? 1 लिए हैं, μ0/2 पाई कितना? 2 × 10⁻⁷। I1 और I2 का मान कितना हो गया? 1 × 1, बीच की दूरी कितनी है? 1, तो ये सब कट जाएगा ना, 1 का गुणा भाग कुछ भी करिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हटा दीजिए भैया, तो यहाँ से क्या आया? इतना न्यूटन। ठीक है, तो अब परिभाषित करेंगे हम लोग कैसे कि 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वह धारा है जिसे 1 मीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर? 1 मीटर दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर समांतर रखे तारों में प्रवाहित करने पर। 1 एम्पियर वह धारा है जिसे 1 मीटर दूरी पर रखे समांतर तारों में प्रवाहित करने पर इस तार के एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है। ठीक, फिर समझिए, 1 एम्पियर वह धारा, साथ में बोलिए, 1 एम्पियर वह धारा है जिसे 1 मीटर दूरी पर रखे समांतर तारों में प्रवाहित करने पर। 1 एम्पियर वह धारा है जिसे 1 मीटर दूरी पर रखे समांतर तारों में प्रवाहित करने पर तार के एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है, 1 एम्पियर कहलाता है। बात समझ में आई? चलिए, 1 एम्पियर के बाद अब समझेंगे कैंडिला। कैंडिला, अब ये देखिए, कैंडिला किसका मात्रक होता है? केल्विन पहले समझ लीजिए, फिर कैंडिला समझेंगे। केल्विन जो है ये ताप का मात्रक होता है, और कैंडिला ज्योति तीव्रता का। तो क्रम से पढ़िए। तो केल्विन क्या होता है? ऐसे समझिए, केल्विन और सेल्सियस एक तरीके से परिभाषित होगा। केल्विन और सेल्सियस आसानी से ऐसे परिभाषित हो जाए। देखिए, शुद्ध जल का हिमांक यदि निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं? हिमांक, शुद्ध जल का हिमांक, वो कितना होता है? 0 सेंटीग्रेड। और शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? नहीं बता सब, 100 सेंटीग्रेड ना। और केल्विन में यही चीज़ देखिए, अंश सेल्सियस में हो गया, तो सेल्सियस, 1 सेल्सियस क्या होता है यहीं परिभाषित कर लीजिए कैसे? शुद्ध जल के हिमांक, शुद्ध जल के हिमांक और क्वथनांक के अंतर मतलब घटाएंगे भाई, 100 में से 0 घटा दीजिए, और अंतर के 100वें भाग को काटेंगे तो कितना आएगा? 1 अंश सेल्सियस। 1 अंश सेल्सियस कहलाता है। समझ में आया? इसी प्रकार से 1 केल्विन भी हो जाएगा। केल्विन में क्या होता है? हिमांक, शुद्ध जल का हिमांक 273 केल्विन। ठीक, और ये कितना होता है? क्वथनांक 373 केल्विन। समझ में आया? तो केल्विन कैसे परिभाषित करेंगे? शुद्ध जल के हिमांक और शुद्ध जल के क्वथनांक के अंतर कर लीजिए, अंतर के 100वें भाग को। देखिए, इसको घटाएंगे तो कितना? 100 आएगा बटे 100, काट दीजिए तो आ गया 1 केल्विन। ठीक, तो शुद्ध जल के हिमांक और शुद्ध जल के क्वथनांक
के अंतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। हो गया, समझ में आया? समझ में आया केल्विन? चलिए अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कैंडेला। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। अब ज्योति तीव्रता का मात्रक ये कैंडेला है। अब देखिए इसमें समझेंगे प्लेटिनम के हिमांक बिंदु पर। किस बिंदु पर? हिमांक बिंदु, मतलब जिस पर वो जिससे कम करने पर वो ठोस में बदल जाएगा और जिससे अधिक करने पर वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। कौन? प्लेटिनम। तो प्लेटिनम के हिमांक बिंदु पर ये कितना दाब लग रहा है कि इसमें याद करना पड़ेगा इसको। ये आपका 101,325, ठीक। तो ये हो गया आपका 1,00,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1,01,325, ठीक। 1,01,325 क्या? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब लगेगा, ठीक। इतने दाब पर, फिर से सुनिए, प्लेटिनम के हिमांक बिंदु पर, प्लेटिनम के हिमांक बिंदु पर, चलिए थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं। प्लेटिनम के पीटी हिमांक बिंदु पर इतना 1,01,325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के दाब पर कितने क्षेत्रफल? 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से उत्सर्जित प्रकाश, जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, ज्योति जितनी निकलती है, उसकी तीव्रता जो है वो 1 कैंडेला मानी जाती है। 1 कैंडेला, इतने क्षेत्रफल से जितनी ज्योति निकलती है उस ज्योति की मात्रा जो है वो क्या कहलाती? 1 कैंडेला कहती है। फिर से एक बार समझिए, देखिए क्या है। प्लेटिनम के हिमांक बिंदु पर, हिमांक बिंदु समझ गए? प्लेटिनम के हिमांक बिंदु पर 1,01,325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के दाब और इतना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के दाब पर 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से जितनी ज्योति उत्सर्जित होती है, वो 1 कैंडेला होती है। 1 कैंडेला कौन सी ज्योति है? कितनी मात्रा है? प्लेटिनम के हिमांक बिंदु पर 1,01,325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के दाब पर 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से उत्सर्जित ज्योति की मात्रा होती है, ठीक। कैंडेला समझ में आ गया। अब समझेंगे मोल। क्या समझेंगे? मोल। तो मोल बराबर आप लोग जानते हैं भार बटे अणुभार। तो इसको कार्बन 12 से परिभाषित करिए ना। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं। क्या समझ में आया? नहीं आया? कार्बन 12 के कितने ग्राम? 12 ग्राम में। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं, उसको क्या कहते हैं? 1 मोल। समझ में आया? और इसी को एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। याद है? एवोगाद्रो संख्या। और ये एवोगाद्रो संख्या जो है तो ये 6.023 गुणे 10 की घात माइनस नई संख्या है ना 23, 6.023 गुणे 10 की घात 23 इतने परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक। एवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? इतनी होती है। बात समझ में आई? मोल अच्छे से याद हो गया ना? चलिए ठीक है। तो अब इसके बाद हम समझेंगे ये मोल। हाँ, मोल, इसको कैपिटल एन से प्रस्तुत करते हैं। अब समझेंगे हम लोग पद्धतियां, ठीक है, मूल मात्रकों की पद्धतियां। अब कौन कौन सी पद्धतियां? पहली बात तो सीजीएस पद्धति समझा दे। क्या होती है सीजीएस पद्धति? सीजीएस पद्धति क्या है? इसमें सी देखिए, सी सेंटीमीटर, जी ग्राम और यस सेकंड कहेंगे, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक। चलिए अब एमकेएस पद्धति समझ लीजिए। एमकेएस पद्धति में क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। चलिए अब तीसरा एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में क्या होता है? इसमें एफ यानी फुट, लंबाई का मात्रक फुट और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इस प्रकार से ये पद्धतियां भी हो गई। तो मापन से रिलेटेड जितना भी था इसको हमने क्रम से देख लिया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल होंगे उसको सॉल्व करेंगे, फिर
गति से रिलेटेड पूरा क्रम से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।